Hello everyone, welcome to day 2 of 30 days Indian Constitution series by UXIS. This is Vivek Misra and today we will discuss few more important points from the polity or Indian Constitution. So before we will start the preamble or the articles from 1 to 395 or 428 whatsoever it is now, we have to look into few words or keywords for which हमें वो पता होना चाहिए. We should know that those terminology or keyword concepts. So today we will look first into that. Okay. तो आपने सुना होगा रूल ऑफ लॉ के बारे में. सबसे पहले हम जानते हैं शॉर्ट में कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है. देखो, एक यूके के यानी कि ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, ज्यूरिस्ट जिनका नाम था A.V. डाइसी. क्या नाम था? A.V. डाइसी. उन्होंने ये बेसिकली टर्म कॉइन किया था और इसमें क्या होता है हमें ये बात समझना होगा दैट एवरीथिंग मस्ट बी डन according to law. This also mean that everyone is equal. Everyone is equal in the eyes of law. ठीक है, कानून की नजर में सब बराबर होंगे, क्या गरीब क्या अमीर, सारे लोग कानून की नजर में इक्वल होंगे. ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये आता है कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वोच्च स्थान पर यदि कुछ है तो वो होगा हमारा संविधान और उसके बाद बनाए गए कानून, नियम और जितनी भी सारी चीजें जो हमारी विधायिका बनाएगी, यानी कि हमारी संसद बनाएगी, हमारी विधानसभाएं बनाएंगी, वो कहलाएंगी रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत आएगी. देखो, पहले क्या चलता था? रेक्स लेक्स पॉलिसी. रेक्स लेक्स पॉलिसी का मतलब होता है किंग इज द लॉ, यानी कि किंग, राजा ही कानून होता था, यानी कि राजा के मुंह से निकली हुई हर चीज अपने आप में कानून के बराबर होती थी. क्योंकि पहले राजशाही हुआ करती थी तो वहां रेक्स लेक्स पॉलिसी अपनाई गई थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. जब से लोकशाही लोकतंत्र आया है पूरी दुनिया में, तब से अब लेक्स रेक्स पॉलिसी को अपनाया गया है. लेक्स रेक्स पॉलिसी या लेक्स रेक्स सिस्टम, इसका मतलब होता है लॉ इज द किंग ऑफ किंग्स. ठीक है, यानी कि राजा का भी अगर राजा कौन होगा, वो होगा लॉ, यानी कि कानून, यानी कि हमारा संविधान. ठीक है, ये बात हमें समझनी होगी कि रूल ऑफ लॉ में एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट. अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, क्या होता है कि कोर्ट्स होती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया या निचली अदालत जो भी होगी, ये सारी अपने ऑर्डर्स देती हैं, लेकिन अगर इसे इंप्लीमेंट ना किया जाए तो उस लीगल स्पिरिट की अवहेलना होती है. यानी कि रूल ऑफ लॉ तभी प्रिवेल करेगा जब आप उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे. इसीलिए इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट और द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव टू मेंटेन द प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, यानी कि आपको कानून व्यवस्था बना के रखनी है. ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी है सरकार की. और ये किसके अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा रूल ऑफ लॉ के तहत. ठीक है, बात समझ में आई? समझते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है उसके फीचर्स क्या क्या है. मतलब कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या होंगे. तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि भारत का संविधान मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, मॉडर्न है एंड बोरोड है ना. अब बोरोड का मतलब यहाँ पे ये होगा कि भारतीय संविधान जब बनाया जा रहा था तो हमें ये याद रखना है कि बहुत सारे विदेशों के संविधान से और साथ ही साथ पहले के जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स लिए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, उससे भी बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में बोरो की गई है. इसीलिए हमारे संविधान को कहा जाता है इट इज मॉडर्न बट बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, दूसरा ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है मैं अभी समझाता हूँ. लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि ये एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, सब कुछ बना करके एक प्रॉपर तरीके से लिखा गया है और बाइंडिंग किया गया. ठीक है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा संविधान. तीसरा, अगर इसके फीचर की बात की जाए तो हमने फेडरल, ऑल्दो ये वर्ड नहीं यूज किया गया है, बट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, यानी कि एक साथ दो और दो से अधिक गवर्नमेंट्स पैरेलल में रन कर सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटर और स्टेट. ठीक है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव. नाउ अगला अगर बात करें, सो वी हैव फॉलोड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हैव एक्सेप्टेड, यानी कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है जो कानून बनाएगा हमारे भारत में. ठीक है, और वी आर वेलफेयर स्टेट. ठीक है, हम वेलफेयर स्टेट है, याद रहेगा. ये 5 पॉइंट्स याद से लिख लेना. अब एक और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि वी हैव इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी. ठीक है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी क्या होती है? मतलब कि जो मैंने कल भी बताया था आपको कि सबसे नीचे हमारी लोअर कोर्ट्स हो जाती है, उसके ऊपर हाई कोर्ट्स और फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, यानी कि एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक हायरार्किकल वे में चलती है चीजें. ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की, यानी कि हमारे यहाँ रोल ऑफ कन्वेंशंस को भी जगह दी गई है. कन्वेंशंस क्या होते हैं? देखो, क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल भारत की संसद में DY स्पीकर, ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर का पद 2019 से खाली पड़ा है.
लेकिन ऐसा जब से आज़ादी मिली, जब से संविधान लागू हुआ, एक कन्वेंशन बनाया गया था, यानी कि कन्वेंशन यानी कि कोई रिटन रूल नहीं है, कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन एक प्रैक्टिस के थ्रू ऐसा बनाया गया था कि कोई भी डेप्यूटी स्पीकर होगा वो अपोजिशन पार्टी से होगा। और इसीलिए कन्वेंशंस को भारत में जगह मिली हुई है, हमारे संविधान में भी जगह मिली हुई है, संसद में भी जगह मिली हुई है। बहुत सारी जगहें हम बिना किसी कानून को पर्टिकुलरली मेंशन किए बिना हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल डेप्यूटी स्पीकर का पद होगा, ठीक है? ऐसे और भी एग्जांपल। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि रोल ऑफ कन्वेंशंस को भी यहाँ पे जगह दी गई है। सो दीज आर द फ्यू फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वी हैव टू रिमेंबर, ठीक है? बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा संविधान बना कहाँ से है, किसने बनाया है। तो कैबिनेट मिशन, देखो हम आमतौर पर हमने ये सुना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन की रचना की है, उसे बनाया है। लेकिन एक्चुअल में ये जो एफर्ट था, ये बहुत सारे लोगों का एफर्ट था, जिसे कहा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि हमारी संविधान सभा, ठीक है? कैबिनेट मिशन 1946 से इसको मंजूरी मिली थी। एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसको मंजूरी किसने दी थी? कैबिनेट मिशन ने। लेकिन इसको रिकॉग्नाइज किसने किया था? रिकॉग्नाइज, ठीक है? इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय व्हिच एक्ट? इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947। ये याद रहेगा। इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट ऑफ 1947 के तहत हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिकॉग्नाइज किया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज किया था, बट इसको मंजूरी कहां से मिली थी? कैबिनेट मिशन 1946 से। और इसके बाद दिसंबर 9 1946 को इसकी फर्स्ट सिटिंग होती है, यानी कि एस्टैब्लिश्ड होता है, इसकी फॉर्मल मीटिंग स्टार्ट होती है, और तब 389 मेंबर्स होते हैं इसमें। लेकिन आफ्टर पार्टीशन 299 सिर्फ मेंबर्स बचते हैं। और एक चीज ये याद रखना है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इनडायरेक्टली चुनती, यानी कि प्रोविंशियल असेंबलीज में जो मेंबर्स चुन के आए थे वो डायरेक्टली चुन के आए थे, लेकिन उन प्रोविंशियल असेंबली से जो मेंबर्स इसमें चुने गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो इनडायरेक्टली इलेक्शन हुए थे। इनडायरेक्टली दे हैव इलेक्टेड, और वो सारे लोग मिलकर के, और प्रिंसली स्टेट से भी रिप्रेजेंटेशन लिया गया था। और जो ये प्रोविंशियल असेंबली है, इनका अगर रेशियो की बात करूं तो 1:10 लाख की पॉपुलेशन में 10 लाख की पॉपुलेशन में इसे लिया गया था, ठीक है? और फिर इन लोगों ने मिलकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमारे संविधान की रचना की। ये बात समझ में आ गई? इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स की बात करें तो इसमें हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे बी.आर. अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन 299 मेंबर्स को याद रखना, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज डिफिकल्ट टास्क। तो इतना याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पीवाईक्यूज में अगर कोई ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स मिलते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स भी थे, तो उनको आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज पूरी लिस्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है कि इसमें करीब-करीब 11 सेशंस हुए थे, और जो नियरली 3 साल लगे थे इसको बनाने में। और अगर मैं टू बी वेरी प्रिसाइज बात करूँ तो ये 2 साल, 2 इयर्स और 11 मंथ्स और 18 डेज, ठीक है? यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, 11 सेशंस लिए गए, और उसमें जाकर के हमारा संविधान फाइनल रूप में आया, ठीक है? टोटल सिटिंग्स की बात करें तो 165 सिटिंग्स हुई थी, और एक और इंपॉर्टेंट बात, 7,635 अमेंडमेंट्स हुए थे। अमेंडमेंट्स हुए थे, यानी कि 7,635 अमेंडमेंट्स के बाद हमारा संविधान जो 1950 में लागू किया गया वैसा आया, ठीक है? याद रहेगा। और इसको अडॉप्ट किया गया था 1949 26 ऑफ नवंबर, जिसे 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसको लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से। याद रखना, 1949 को नवंबर 26, यानी 26 नवंबर 1949 को इसे इनैक्ट कर दिया गया था, इसे साइन कर दिया गया था। कुछ आर्टिकल्स इसके अप्लाई हो गए थे, लेकिन ओवरऑल जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, वो 1950 26 ऑफ जनवरी से अप्लाई हुआ, जिसे इन्फोर्समेंट कहा जाता है, और इसीलिए यहाँ पे हम इसे एज अ रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई? इसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी पार्टियां नहीं, 389 बिफोर पार्टीशन ये मेंबर्स थे, 208 सीट्स कांग्रेस की थी अकेले, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी वो थी जिन्होंने एक्चुअल में ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसमें अमेंडमेंट किए, और फिर लास्ट में उसे पटल पर रख के संविधान सभा के वर्षा की स्वीकृति ली गई, क्लॉज बाय क्लॉज उसमें डिबेट्स हुए यूनानिमसली। एक ऐसा मतलब कन्वेंशन टाइप से इन्होंने बनाया था कि सारी चीजों पे क्लॉज बाय क्लॉज हम बात करेंगे, डिबेट करेंगे, और अंततः हम जो करेंगे इस पे यूनानिमसली फैसला लेंगे, यानी कि किसी को भी निर्विरोध चुनने की प्रक्रिया करेंगे। कोई भी ऐसा क्लॉज जो होगा उसे हम वोटिंग के जरिए नहीं पास कराएंगे, ऐसा इनका मानना था, और अंततः हुआ भी यही। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। इससे अगर मेंबर्स की बात करें तो मेंबर्स में चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। फिर मेंबर्स की बात करें अदर मेंबर्स की, तो अल्लारी कृष्णा स्वामी अय्यर, फिर एन गोपाला स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, फिर आते हैं हमारे एम सदौला यानी कि मोहम्मद सदौला, फिर आते हैं बी.एल. मित्तल जो कि बाद में रिजाइन कर देते हैं, जिनकी जगह एन माधवा राव ने लिया, और ये मेंबर बनते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के। फिर आते हैं डी.पी. खेतान, जिनके अचानक 1948 में मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद हमारे टी.टी. कृष्णामाचारी जी इसके मेंबर्स बनते हैं, ठीक है ना? याद रहेगा। अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया यहाँ पे, याद रखना, इसको ड्राफ्ट करने वाले जो व्यक्ति का नाम है वो है बी.एन. राव, ठीक है? सर बी.एन. राव, जो कि एक आईसीएस ऑफिसर थे, और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीगल एडवाइजर थे, ठीक है ना? याद रहेगा, लीगल एडवाइजर,
ही वाज द लीगल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड इन्होंने ही ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। और ऐसा इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे क्योंकि ये अभी हाल ही में डिबेट में था कि बी आर अम्बेडकर जी ने इसको ड्राफ्ट किया था या सर बी एन राव ने। तो ये करंट अफेयर का भी मुद्दा है, तो हमको इस लिहाज से भी इसे समझना होगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? देखो क्या हुआ कि जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम पे एक पेपर को टेबल किया इसी संविधान सभा के आगे, उसे ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा गया। इसका बेसिक मतलब ये था कि भारत जो कि एक अपना संविधान बनाने जा रहा है, उसमें क्या क्या मुख्य बातों को हमें याद रखना है, और अंततः उसी चीज को आज हम एज अ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखते हैं। यानी कि हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है वो उसका प्री फेस अगर हम कहा जाए, हम कह सकते हैं वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, इसे पेश किया कि किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946। ठीक है, और इसे यूनानिमसली 22 जनवरी को 1947 में एक्सेप्ट कर लिया गया था। यूनानिमसली मतलब सर्वसम्मति से। मैंने फिर पहले भी कहा है, अब फिर भी कह रहा हूँ, हर चीज को यहाँ पे यूनानिमसली पास कराने की कोशिश की गई और ऐसा हुआ भी। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2021 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस था 26 जनवरी 1950 को, वो क्या था एक्चुअल में, क्या था एग्जैक्ट। ठीक है ना, वर्ड ध्यान से देखना, एग्जैक्ट पूछा गया था। अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अ सॉवरेन सेकुलर डेमोक्रेटिक, है ना, और सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब आपको आगे हम ये पढ़ेंगे भी, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि सॉवरेन सोशलिस्ट, देखो जो सेकुलर वर्ड है और जो सोशलिस्ट वर्ड है और साथ में इंटीग्रिटी वर्ड है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया था, जो कि इस लिहाज से इन दोनों ऑप्शन में से कोई सही नहीं हो सकता इसे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ाई करी है, उसको जाना है, तो उसमें साफ साफ लिखा गया था कि इंडिया इज अ इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्री एंड इट इज ऑल्सो रिपब्लिक। ठीक है, और यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया इज अ सोवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। क्यों? क्योंकि संविधान लागू होने के बाद तो सारी चीजें अप्लाई हो रही है, लेकिन जो संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो इसका एग्जैक्ट स्टेटस था कि भारत एक सोवरेन कंट्री भी था, डेमोक्रेटिक कंट्री भी था और रिपब्लिक कंट्री भी। ठीक है, और ये किसके बेस पे कहा जा रहा है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में क्या लिखा था, वो हम उसके थ्रू समझ सकते हैं। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या भारत के जो प्रेम्बल में बहुत सारी चीजें हैं, या जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, ये सारी चीजें क्या पहले भी दी गई थी? मतलब कि अगर स्पेसिफिकली इसको अगर ऐड नहीं किया गया था, अगर ना करते, तो क्या इसमें पहले भी हमें कहीं कोई ऐसा प्रूफ है कि हमें पता चलता है कि ये सारी चीजें पहले से दी गई थी? तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसमें जो पॉइंट 5 है, उसमें आप देख सकते हैं लिखा है साफ साफ कि इंडिया जस्टिस, that all the people of India, justice, socio-economic, political, and equality of status, opportunity before the law, freedom of thoughts, expression, belief, faith and worship, ना वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन सब्जेक्ट टू द लॉ, पब्लिक मोरालिटी, ये सारी चीजें ऑलरेडी मेंशन की गई थी, जिसे बाद में संविधान सभा में डिटेल से एक एक करके एक आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल दिया गया। ठीक है, तो इसलिए भी ये हमें याद रखना है। अब ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो भी फिलाडेल्फिया में हुआ था 1787 यानी कि यूएस की फ्रीडम में, उसके बाद अगर कोई भी ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल वेंचर हुआ था तो वो था नवंबर 26, 1949 को, जब भारत ने अपना संविधान इनैक्ट किया था, यानी कि उसे आत्मार्पित किया था, समर्पित किया था, खुद को समर्पित किया था। और ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेंचर था आफ्टर 1787। और इसी के बाद भारत बन जाता है दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन वर्ल्ड आफ्टर 1949, 26 नवंबर। याद रहेगा? ठीक। अब इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज व्हाट। के पास 4 ऑप्शन है, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, आपको ये पढ़ करके इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं पार्ट्स की। देखो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस दिए गए थे, कितने पार्ट्स थे, कितने आर्टिकल्स थे, और आज उनकी स्थिति क्या है। ठीक है, ये याद रहेगा। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 395 आर्टिकल्स थे और 22 पार्ट्स थे। ठीक है, लेकिन एज ऑफ नाउ 2025 इसमें 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं इसमें हमारे संविधान में, और 25 पार्ट्स हो चुके हैं। ये याद रहेगा। और अब तक टोटल 12 शेड्यूल यानी 12 शेड्यूल ऐड कर चुका है हमारा संविधान। इतना आपको याद रखना होगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे मेंशन है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमारे पार्ट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अगर बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल्स कवर होते हैं 1 to 4। ठीक है, फिर आता है पार्ट 2 जो कि सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, और इसमें आर्टिकल्स आते हैं 5 to 11, याद रख लेना 5 to 11। फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 3 यानी कि फंडामेंटल राइट, और इसके आर्टिकल की मैं बात करूँ तो 12 to 35 हमारा पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया है। फिर आता है पार्ट 4 यानी कि DPSP। ठीक है, पार्ट 4 DPSP के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 36 से 51 तक। फिर इसके बाद आता है हमारा पार्ट
4A, ये याद रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। इसीलिए जहां कहीं भी कैपिटल में आप कोई भी वर्ड ऐड देखें, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो वो याद रखना वो अमेंडमेंट से ऐड किया गया, वो डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं था। ठीक है, तो ये पार्ट 4A ऐड किया गया, यानी कि हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से लिया गया था, उसमें ये फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया। तो उसमें एक आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 51 कैपिटल ए। ठीक है, ये जोड़ा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं पार्ट 5 की। ठीक है, पार्ट 5 की बात करें तो ये आता है द यूनियन, इसमें यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई है। और ये इसमें आर्टिकल की अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल 52 151, इसमें इंडियन जुडिशरी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके बारे में जिक्र किया गया है, जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स होते हैं। ठीक है ना। फिर आता है पार्ट 6। पार्ट 6 में अगर बात करें तो स्टेट के बारे में बात की गई है, यानी कि द स्टेट्स। ठीक है, इसका आर्टिकल की बात करूं तो स्टेट में 152 टू 237 तक पार्ट 6 का भाग है ये। ठीक है, फिर पार्ट अगर मैं 7 की बात करूं, पार्ट 7, तो ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1956 में हुआ था, इसे रिपील कर दिया गया है। ठीक है ना, यानी कि डिलीट कर दिया गया है। तो पार्ट 7 अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। और इसे कब रिपील किया गया था? ये रिपील किया गया था 1957, माफ कीजिएगा 1956 में ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, आया था, और 1956 में ये जो 7th अमेंडमेंट आया था उसने से पार्ट 7 को हटा दिया गया। पार्ट 8 की बात करते हैं। पार्ट 8 में हमारा यूनियन टेरिटरी दिया गया है, यानी यूनियन टेरिटरी की बात की गई है। ठीक है, आर्टिकल की बात करें तो 239 से 242, 242 तक इसमें बात की गई है। ठीक, फिर आता है हमारा पार्ट 9। पार्ट 9 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें पंचायत के बारे में बात की गई, पंचायत। और इसके आर्टिकल की बात करो तो 243 से लेके 243 ओ, याद रखना ये कैपिटल ओ के बारे में बात की गई, यानी कि संविधान संशोधन से ये आया है। ठीक है, याद रहेगा। अब अगर हम बात करें पार्ट 9A, ये किसके बारे में है? फिर से पार्ट 9A, यानी कि संविधान संशोधन से आया है, तो इसमें आ जाएगा हमारा म्युनिसिपैलिटी ना, म्युनिसिपैलिटीज। और इसके आर्टिकल की मैं बात करूं तो 243P से 243ZZ तक है, ये याद रहेगा। अब आता है पार्ट 9B, ये भी अमेंडमेंट से आया है, और इसमें ऐड किया गया हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, ये याद रखना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसमें 243ZH से लेके 243ZE तक के बारे में बात की गई है। और फिर आता है हमारा पार्ट 10, और पार्ट 10 में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के बारे में बात की गई है। और आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो 244 से लेके 244 कैपिटल E तक है। ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मैंने बताया, अभी आज की डेट में 25 पार्ट्स हैं इसमें, तो वो समय समय पर जब हम जैसे जैसे हम इसमें क्लासेस में आगे कवर करेंगे उनको कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, जैसे इमरजेंसी का पार्ट है वो 18 का पार्ट है। ठीक है ना, तो ऐसे याद रखना है, जिसमें 352 से 360 इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो आर्टिकल 343 से 351 की बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्हें हम आगे की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो बीफ में थोड़े शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली अ सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने कहा था कि बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, जैसे एक बुक है ना, उसमें सारी चीजें लिखी हुई, वही तो रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। संविधान सभा ने बहुत सारी क्लॉजेस पे डिस्कशन करा, बहुत सारी चीजों को बोरो किया, एक किताब बनाई, एक ड्राफ्ट बनाया, उस पर फिर संशोधन हुए, और लास्ट में वो एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट के तौर निकल के आया। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड द सिंगल कोडिफाइड डॉक्यूमेंट, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, इसमें एक ये चीज होती है कि फेडरल फीचर इसका होता है ना, कि फेडरल फीचर होता है इसका पार्ट। अब फेडरल फीचर इसलिए होता है क्योंकि इसी में से सेंट्रल और स्टेट दोनों को अपने अपने कमांड्स दिए जाते हैं। सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है। और एक चीज याद रखना कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ही जो होता है वो सर्वोपरि होता है, यानी कि हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी से भी सबसे ऊपर अगर कुछ होगा तो वो है संविधान, क्योंकि उसको फॉलो करने के लिए सब कोई बाध्य है। ठीक है, अब एक और इंडिपेंडेंट अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा सबूत है आर्टिकल नंबर 50। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50 कहता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे हो जाती है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इनएक्टेड। इनएक्टेड मतलब अपनाया गया, बनाया गया। ठीक है ना, और इसको क्रिएट किया गया, दैट इज इनएक्टेड। किसके द्वारा? कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है, और एक इसकी फिक्स डेट थी। अब सेम इसका अपोजिट देखो कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगेन नॉट कोडिफाइड, क्योंकि वो कोडिफाइड होता है तो नॉट कोडिफाइड। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर है तो वो यूके की पार्लियामेंट है। वहां कोई भी पार्लियामेंट में नियम बनता है वो अपने आप वहां की कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट कोडिफाइड, इट इज नॉट इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट रिटन। ठीक है ना, फिर यूनिटरी फीचर होता है, जैसे कि हम सभी आगे भी जानेंगे पार्ट 1 से लेकर 4 तक। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जब कवर करेंगे उसमें स्टेट्स के बारे में जब समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं और साथ में फेडरल फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो जो ब्रिटेन है वो यूनिटरी फीचर्स है, यानी कि
उसमें जो स्टेट्स हैं वो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स हैं, अदरवाइज वो एक सिंगल यूनिफाइड कंट्री है, उसमें स्टेट का कंसेप्ट नहीं है, यानी कि स्टेट्स हैं लेकिन वो सिर्फ उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ईज के लिए उसे बनाया गया है, अदरवाइज एज अ यूनिटरी फीचर वो लेकर के चलता है। कौन? यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। और ये ऑलवेज जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। अब क्यों फ्लेक्सिबल होता है? अब ये बताओ, मान लो कल ब्रिटेन की संसद ने एक कानून बनाया और उसके अगले दिन उसे डिमोलिश करके दूसरा कानून बना दिया, तो वो फिर से फ्लेक्सिबिलिटी को अपना रहा है कि नहीं अपना रहा है? क्योंकि वो फिर से पुराने वाले को खारिज कर दिया, नया बना दिया तो पुराना वाला खारिज हो गया। तो इससे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। इसीलिए अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फ्लेक्सिबल होता है और लिमिटेड जुडिशरी होती है। जैसे कि हमारे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो है उसमें लिमिटेड नहीं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेड जुडिशरी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में अगर एग्जांपल दूं तो ब्रिटेन की जो जुडिशरी है उसको ओवरपास कौन कर सकता है? संसद। क्यों? क्योंकि वहां पे सुप्रीम है संसद, ना कि जुडिशरी। ठीक है, ये बात याद रखना। और इनैक्ट करने का तो कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि किसी ने बनाया ही नहीं, अपने आप में संसद ही वहां की कॉन्स्टिट्यूशन का काम करती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझते हैं कि ये क्या होता है। देखो, पहले समझते हैं पार्लियामेंट्री, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री यानी कि जो हमारी इंडियन डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है? वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हमें याद रखनी। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें जो लेजिस्लेटिव होता है ना, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव यानी कि संसद और जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, दोनों ब्रांचेस जो होती हैं उसकी, ये साथ में काम करती हैं, यानी कि को रिलेट होती हैं। और डायरेक्टली इसे चुनकर कौन भेजता है? डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं बाय दी पीपल। ठीक, याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे संसद में चुने गए प्रतिनिधि यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, और वो पार्ट होते हैं संसद का, यानी कि हमारी जो लेजिस्लेचर। और सेम केस होता है विधानसभा। ठीक, और इसका एक अगर इंपॉर्टेंट बात ध्यान में जो हमें रखना है वो होता है कि यहाँ पे डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं। डुअल एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव मतलब एज प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो हमारी प्रेसिडेंट होती हैं वो होती हैं हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट हो जाता है। और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ये सब आते हैं, कम्स फ्रॉम पार्लियामेंट। ये याद रहेगा, पार्लियामेंट का हिस्सा होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे संविधान में ये मान्यता है, हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि कोई भी मिनिस्टर, जैसे मान लो कल फॉर एग्जांपल अगर कोई मिनिस्टर, मोदी जी ने किसी भी व्यक्ति को एक मिनिस्टर नियुक्त किया, लेकिन वो अभी किसी भी हाउस का पार्ट नहीं है, यानी कि लोकसभा राज्यसभा में किसी का भी मेंबर नहीं है, तो ये मैंडेटरी है कि विद इन 6 मंथ उसे वहां का मेंबरशिप लेना होगा, चाहे वो फिर लोकसभा हो या राज्यसभा। तो ज्यादातर अगर ऐसे किसी मिनिस्टर को बनाया जाता है जो कि चुन के नहीं आता है, तो राज्यसभा के थ्रू उसे मेंबर बना करके उसे मिनिस्टर बनाया जाता है, और उनके पास 6 मंथ का विंडो होता है जहां पे वो उसका मेंबर बन सकता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में मिनिस्टर कम्स फ्रॉम द पार्लियामेंट इटसेल्फ। ठीक है, ये याद रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें ये हो जाती है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल होते हैं किसके लिए? अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर में पर्टिकुलरली लोकसभा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में ही डायरेक्ट वो इलेक्ट होकर के आते हैं, और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए वो अकाउंटेबल हैं, और उसको प्रतिनिधित्व कौन दे रहा है? तो हमारा लेजिस्लेचर दे रहा है, इसलिए पर्टिकुलरली वो लोकसभा के लिए अकाउंटेबल होंगे। और प्राइम मिनिस्टर हमारी किसी भी टाइम पे डिसॉल्व कर सकते हैं लोअर हाउस, यानी कि हमारी लोकसभा, इसको प्राइम मिनिस्टर डिसॉल्व कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अभी हमने समझा। अब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को समझते हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। जैसा कि हमने देखा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को रिलेट करती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वैसे ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है, इनके बीच स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है। यानी कि लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब नहीं, एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से कोई मतलब नहीं, मतलब इनके बीच की सीमाएं स्ट्रिक्टली अपनी अपनी सेपरेट हैं। ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, सो ही इज नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि वहां की उस कांग्रेस का मेंबर नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, ही इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये याद रखना, ठीक है। और इसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ में डबल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ड्यूअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, इसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं। व्हाई? बिकॉज प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। बात याद रहेगी। और इनमें एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये फिक्स्ड टर्म के लिए, टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, और जैसे कि पीएम डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट को, यानी कि लोअर हाउस को, बट प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो ये था प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है।
अब हम देखते हैं मेजोरिटी के बारे में, टाइप ऑफ मेजोरिटी कितनी होती हैं और इसमें अंतर क्या होता है। हमें इसलिए ये जानना जरूरी है क्योंकि अब आगे चल के हम बहुत सारी जगह पे पढ़ेंगे कि कौन सा बिल किस मेजोरिटी के साथ पास होना जरूरी है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेजोरिटी क्या होती है और ये कितने टाइप की होती है। देखो, मेजोरिटी इज बेसिकली किसी भी बिल को पास कराने के लिए सत्ता दल को मेजोरिटी की जरूरत होती है और उसमें 3-4 प्रकार की मेजोरिटी होती है। पहला होता है सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी की अगर मैं बात करूं तो सिंपल मेजोरिटी यानी कि जितने लोग बैठे हैं उसका 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, याद रहेगा, 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग अगर मेंबर्स हो गए तो वो हमारी सिंपल मेजोरिटी है। दूसरा आता है हमारा इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? इफेक्टिव मेजोरिटी ये होती है कि 50% ऑफ टोटल मेंबर्स। ठीक है, 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स माइनस, इसमें हम माइनस करेंगे वेकेटेड सीट्स इन द हाउस। ठीक है, जो भी पूरे हाउस में वेकेटेड सीट है, जैसे कोई रिजाइन करके चला गया या किसी की मृत्यु हो गई, तो उस समय जो पीरियड में जो वेकेटेड सीट्स होगी उसको माइनस करेंगे टोटल 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स में, तो जो मेजोरिटी निकल के आएगी वो कहलाएगी हमारी इफेक्टिव मेजोरिटी। बात समझ में आई? अब बात करते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी की। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? यानी कि टोटल 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, दैट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इससे इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आती है हमारी स्पेशल मेजोरिटी की। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? यानी कि 2/3 मीन्स 66% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, और इसी मेजोरिटी से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन हो गया जैसे, तो वो स्पेशल मेजोरिटी से ही होते हैं। इसीलिए स्पेशल मेजोरिटी जल्दी सरकारें नहीं जुटा पाती हैं, और यदि अगर सरकार के पास बहुमत है तो वो ऐसा करने में समर्थ हो जाती है, वो पा भी जाती है स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, तो इसलिए ये मेजोरिटी को आपको जानना जरूरी है। और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं।